Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के दौरा बांग्लादेश की, जो कि अब टेस्ट मैचेस हैं जिस पर हमने बात करनी है और देखना है कि टेस्ट स्क्वाड कैसा है, क्या कॉम्बिनेशंस हम देख सकते हैं। और डेफिनेटली दो टेस्ट मैचेस हैं। पहला टेस्ट मैच 26 तारीख से शुरू होगा जो 30 तारीख को ख़त्म होगा, और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 4 दिसंबर को शुरू होगा और 8 दिसंबर को ख़त्म होगा। अब T20 सीरीज़ तो पाकिस्तान ने 3-0 जीत ली, क्लीन स्वीप हो गया, लेकिन टेस्ट मैचेस में ये है कि बांग्लादेश अगर अपने कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वापस लेकर आता है तो बड़ा टफ कंपटीशन होगा, और हम एक्सपेक्ट यही करें कि पिचेस शायद थोड़ी सी बेहतर हो और अच्छा कंपटीशन देखने को मिले। बट जैसा हमने पहले भी कहा था, किसी भी टीम को उनकी कंडीशंस और उनके मुल्क में हराना आसान नहीं होता। लेकिन टेस्ट मैचेस की अगर आप बात करें, पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छी सीरीज़ हमें देखने को मिलेगी, ये हमारी उम्मीद है, और डेफिनेटली एक अच्छा कंपटीशन हम देखेंगे दोनों टीम्स के दरमियान। इसके बाद हम बात करेंगे वुमेंस क्रिकेट की। वुमेंस क्रिकेट के क्वालिफायर्स जो हैं उनकी जिम्बाब्वे में जो जारी हैं। पाकिस्तान वुमेंस जो थी वो अपना पहला क्वालिफायर बांग्लादेश वुमेंस से तो हार गई थी। आज थाईलैंड वुमेंस के खिलाफ पाकिस्तान वुमेंस की टीम 145 रन पे ऑल आउट हुई है, और उनकी बैटिंग अभी रहती है, तो देखना है कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मैं बड़ा फ्रैंक हूँगा, कल मैंने एक वीडियो भी बनाई, मैं सोच रहा था सोशल मीडिया पर डालूं, वुमेंस क्रिकेट के बारे में ही थी पर्टिकुलरली। फिर मैंने कहा जब तक हमारी जो एक गुरुजी हैं उनसे हम नहीं कंसल्ट करते तो तब तक हम वो वीडियो नहीं डालेंगे। तो आज उनसे ज़रा कंसल्ट करके देखेंगे कि वो क्या कहती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब बातें बहुत हो गई हैं, अब एक्शन का टाइम है। चाहे वो रमीज़ राजा हों, चेयरमैन PCB, या और स्टेक होल्डर्स हों, एक बड़ी मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अब आना पड़ेगा। तो अगर हम इसको अभी रिफॉर्म ना कर पाए तो मेरा ख्याल है कि हमें आगे बड़े डार्क टाइम्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हॉकी की। हॉकी में बात करेंगे FIH जूनियर्स हॉकी वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम जो है भुवनेश्वर इंडिया पहुंच चुकी है। प्रैक्टिस मैच भी हुआ था एक, इंडिया का और कनाडा का। पाकिस्तान की टीम ने एक प्रैक्टिस पेनल्टी शूटआउट में भी हिस्सा लिया था जो कि उन्होंने जीता था। तो अच्छा है, क्योंकि हॉकी को थोड़ा सा ज़रा अगर हम देखें तो दोबारा से पजीराई इस तरह से मिल रही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, जूनियर्स के ज़रिए, और उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद फुटबॉल पर आएंगे। फुटबॉल पर बात करेंगे जो बड़ी न्यूज़ है फुटबॉल की दुनिया से। लीग फुटबॉल में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉटफोर्ड से हारने के बाद उन्होंने अपने मैनेजर को सैक किया, ओले गुनार सोल्शायर, जो अब उनका हिस्सा नहीं है। और देखना यह है कि कौन उनकी रिप्लेसमेंट होगा, इस पे भी कुछ रूमर्स चल रही हैं। और उसके बाद F1 पे बात करेंगे, जहां पर लुइस हैमिल्टन ने कतर की ग्रांड प्री जीती, और मैक्स वर्स्टैपन के साथ जो उनकी लीड की रेस चल रही है उसमें वो थोड़ा सा और बेहतर जो है वो पोजीशन में आ गए हैं। इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, बिल्कुल गुड टू हैव यू ऑन द शो। और इनको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार। गुड टू हैव यू एज वेल हसन। सना मीर, पहले पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस की बात कर लेते हैं। T20 तो इज डन एंड डस्टेड। मुझे पता है आवाम का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ट्रॉफी कहाँ गई। तो ट्रॉफी के बारे में ये बताया गया कि बायो सिक्योर बबल का पार्ट नहीं थे उनके प्रेसिडेंट जो थे क्रिकेट बोर्ड के, तो वो टेस्ट मैचेस में होंगे तो दोनों, तो तब आपको ट्रॉफीज इकट्ठे दे देंगे। बट टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश थोड़ी सी टीम में जब ट्वीकिंग करे तो ज़रा बेहतर कॉम्पिटिशन हो? बिल्कुल। आई थिंक उनकी टेस्ट टीम हमेशा से बेहतर रही है इतनी, और स्पेशली अपने होम कंडीशंस में। अब डिपेंड ये करता है कि आखिरी वक्त तक उन्होंने अपनी सिलेक्शन रोक के रखी हुई है। अभी तक टीम पता नहीं है कि क्या खिलाने वाले हैं, और ऑफ कोर्स हमारी टीम तो बहुत देर की अनाउंस हो चुकी है, तो वो प्लान कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट, पर हमारी कुछ ना कुछ एक जो आखिरी 10% 15% प्लानिंग होती है वो रुकी होगी, बिकॉज कोर ग्रुप भी आपको फुल्ली तौर पर पता नहीं है। तो आई थिंक वो देखना होगा, फिर ही हम एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या उनकी ये वाली टीम जो है वो पाकिस्तान की इस टीम के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है कि नहीं। क्योंकि मुशफिकुर रहमान अगर आ जाते हैं, शाकिबुल हसन की इंजरी इतनी जल्दी लगता तो नहीं है कि वो टेस्ट में वापसी कर सकें, पर देखेंगे कि किस किस प्लेयर को वो वापस लाते हैं, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से बेहतर एनालिसिस होगा। बिल्कुल, बेहतर एनालिसिस तभी होगा जब बांग्लादेश का स्क्वाड हमें पता चल जाए। पाकिस्तान का स्क्वाड तो हमें डेफिनेटली पता है जो टूर कर रहा है। हसन, आपने हमें T20 के तो बड़े ज़बरदस्त नंबर्स बताए थे जब हम देख रहे थे कि स्लोएस्ट या लोएस्ट हम देखते हैं तो बांग्लादेश में नंबर्स आते हैं। टेस्ट मैचेस के अगर नंबर्स देखें और अगर हम ये उम्मीद करें कि बांग्लादेश थोड़ी सी बेहतर टीम हो जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
देखें, एज फार एज उनकी जो टेस्ट मैचेस आर कंसर्न्ड, उनके जो रीसेंट पास्ट रहा है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, पर्टिकुलरली जो नॉन एशियन टीम्स आती रही हैं। आप अगर मतलब कि इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड को उन्होंने रिसेंटली हराया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ ड्रॉ की थी सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जीते थे वो 17 में। उसके बाद पर जनरली उनकी वो डोमिनेंस नहीं रही जो आपके ख्याल से होनी चाहिए, कि दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड 2-3 साल पहले, एंड देन अभी ही इस साल के स्टार्ट में, बल्कि लास्ट ईयर जब कोविड हिट किया था, तो वेस्ट इंडीज से एट होम, और एक वेस्ट इंडीज टीम जो कि ऑलमोस्ट एक सेकंड टियर वेस्ट इंडीज टीम खेल रही थी विदाउट जेसन होल्डर और इस तरह के प्लेयर्स, वो जो है 2 मैच सीरीज 2-0 हारे थे। तो आई डोंट फील लाइक, एंड द लेटेस्ट सीरीज वाज आल्सो, उसके बाद एक और होम सीरीज हुई है श्रीलंका के खिलाफ एट होम, वो भी हारे थे। तो आई डोंट फील लाइक पाकिस्तान शुड कंसर्न देमसेल्व्स ओवर a lot of this, कि बेसिकली जो कंडीशंस हो जनरली वो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाते हैं, ये काफी पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे कि वो उस पे चेंज कर सकें। तो इट्स नॉट लाइक यू शुड एक्सपेक्ट अ विन, एंड यू कंसीडर के जब से बाबर कप्तान बने, पाकिस्तान 6 में से 5 टेस्ट जीता हुआ है, पाकिस्तान की टेस्ट टीम की एक फॉर्म लगी हुई है, तो पाकिस्तान शुड एक्सपेक्ट टू विन बोथ द टेस्ट। डेफिनेटली यही एक्सपेक्टेशन है, बट एज फार एज विनिंग इज कंसर्न तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स। लेकिन सनामीर, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें अपने कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले भी कहा कि कामरान गुलाम को आपने टीम का हिस्सा बनाया, आपने उसको बेंच किया, पाकिस्तान शाहीन के मैच में भी उसको आपने बेंच कर दिया। अब बात यह कि एक ऐसा बंदा जो पिछले सीज़न में एक रिकॉर्ड तोड़ कर आया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, 12,000 से ज़्यादा उसने रन्स किए, जो अपनी प्राइम फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो क्या आप उसको, इससे बेहतर मौका आपको मिल सकता है कि आप उसको टेस्ट करें, अभी कर दें आप? देखिए, पर्सनली अगर मैं समझूं तो मैं तो चाहूँगी कि कामरान गुलाम को ज़रूर टेस्ट किया जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर वैसे भी आपने थोड़ा सा इन द फ्यूचर इन टेस्ट मैच क्रिकेट आपने देखना है। असद शफीक जो थे एक मिडिल ऑर्डर के हमारे परमानेंट पार्ट थे, अब वो इस सिलेक्शन कमेटी के प्लान में नज़र नहीं आते। तो आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो विकेट पर टाइम गुजार सके। जो कामरान गुलाम की ज़बरदस्त बात रही है, जो पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमने कवर की, इनको विकेट पर टाइम स्पेंड करना आता है और गियर्स चेंज करने भी आते हैं। कुछ T20 इनकी इनिंग्स इतनी ज़बरदस्त देखी, तो अगर एक किसी सेशन में आपको सर्वाइव करना है तो भी ये प्लेयर कर सकते हैं, और किसी सेशन में एक्सेलरेट करना है तब भी ये कर सकते हैं। तो वो क्वालिटी हमने इनकी डोमेस्टिक लेवल पर भी तो ऐसी देखी कि 1000 रन इन्होंने कर दिए। अब इनका नेक्स्ट टेस्ट तो आपका इंटरनेशनल लेवल पे होगा, और मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हो जाए इस तरह के प्लेयर के लिए जो इतनी डोमिनेट करके डोमेस्टिक को आते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़रूर करना चाहिए। और साथ साथ ये एक स्पिन ऑप्शन भी देते हैं, तो टेस्ट मैच में अगर एक पार्ट टाइम आपके साथ जो आपका मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हों, फील्डर अच्छे हों, यंग हों, साथ स्पिन ऑप्शन हो, मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट प्लेयर होता है जो आपका मिडिल ऑर्डर खेल सकता है। तो मेरे नज़दीक अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो कहूँ कि ज़रूर इनको खिलाना चाहिए। हसन, आपको लगता है जब से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई है, क्योंकि अब स्टेक्स थोड़े से हाई हो गए हैं और न्यूजीलैंड क्योंकि इनॉग्रल एडिशन का चैंपियन भी है, अब ऑब्वियसली एक नया सीज़न है टेस्ट चैंपियनशिप का, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने एटलीस्ट जो भी इन्होंने कॉम्बिनेशन हैं उसको एटलीस्ट कंसिस्टेंसी दे दें। हम इन द पास भी देखते यही आ रहे हैं कि एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैचेस दिए, फिर बेंच कर दिया, फिर किसी और को ट्राई किया। अब एक बार फिर हम देखते हैं कि नई रजीम आई है तो कुछ नए नाम, जैसे इमामुल हक वापस आ रहे हैं, कामरान गुलाम अभी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, या उस्मान सलाहुद्दीन हो गए। तो आपको लगता है कि अब वी नीड टू बी श्योर कि यार ये हमारा प्राइम हमारी एक कैटेगरी वो कह लें कि ये हमारी ऑप्शंस हैं कि इसके साथ हमने जाना है, ताकि हमें पता हो कि यार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है तो ये हमारे कंसिस्टेंट लड़के हैं जो खेलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने काफी हद तक यू कुड से कि एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो एक वाहिद टेस्ट इस साल में पाकिस्तान हारा है, जो कि 1 विकेट से वेस्ट इंडीज की जीत हुई थी, उसके अलावा पाकिस्तान जो है हैज बीन कंसिस्टेंटली गुड, 5 मैचेस जीता हुआ है, और जो एक कंसिस्टेंसी आगे ही हुई है आपकी 11 में, मतलब इमरान भट्ट और आबिद अली खेल रहे थे, इमरान भट्ट की परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं थी कि ही कुड बी रिटेन्ड, तो प्रॉब्ली इमाम उनको डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे, बट उसके बाद अगर आप देखें, आबिद, देन अजहर एट 3, बाबर एट 4, रिजवान 5, फवाद एट 5, रिजवान एट 6, फहीम एट 7, हसन शाहीन
एंड उनके साथ नोमान, सो दैट्स लाइक आपके 8-9 प्लेयर्स जो हैं वो एक कंसिस्टेंट वही आपकी 11 बनती है। एंड आई नो सना की बात से मैं सॉर्ट ऑफ एग्री करता हूँ कि आपको अपने जो यंग प्लेयर्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, उनको चांस देना चाहिए, बट वहां पे भी कंसर्न ये आता है कि पाकिस्तान इज नॉट लाइक इंग्लैंड या इंडिया के साल में 12-15 टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान 5-6 टेस्ट मैच ही खेल रहा होता है एनुअली, और उसमें भी अगर आपने चेंजेस करने हैं तो फिर बड़ा मसला आ जाता है कि अगर आपने ऑलरेडी फहीम को जिम्बाब्वे वाले टेस्ट के लिए उसको रेस्ट किया था, एंड इस वक्त फहीम सिर्फ रेड बॉल ही खेल रहा है, तो आई फील लाइक अगर यासिर शाह बेशक अवेलेबल ना हो, इफ यू आर गोइंग विद 2 स्पिनर्स, तो आप नुमान के साथ कोई दूसरा ही स्पिनर खिलाएंगे, कंसिडरिंग कि बांग्लादेश की जिस तरह की पिचेस होती हैं, यू विल गो विद 2 स्पिनर्स। बट अगर आप कामरान गुलाम की बात करें या कोई और भी, मतलब आगा सलमान को पहले ये लेके आए थे, या डिफरेंट मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आपकी डोमेस्टिक में बेस्ट परफॉर्मर्स ही आपके नंबर 4-5 के बैट्समैन होते हैं, बट दोज आर आल्सो द पोजीशंस जहां पे बाबर, रिजवान और फवाद 4-5-6 पे आके खेल रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक वहां पे जगह बना सकते हैं। और अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि फवाद को आप रेस्ट कर दें, क्योंकि फवाद ने जो ओवर द पास्ट 10 years किया है, ही डिजर्व्स कि जितने भी उनको मैचेस एट हिज एज मिले वो खेले। हसन फवाद को बड़ी मुश्किल से मौका मिला, उनकी रेस्ट की बात आप कर भी नहीं सकते प्लीज। बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। हाँ, तो देन इट बिकम्स, अनलेस कि अजहर गोज अप टू ओपन, इट्स नॉट लाइक, आई डोंट थिंक कि आपके बैटिंग लाइनअप में एज सच कोई स्लॉट खुलता है। बट अभी आई फील लाइक कि पाकिस्तान की एक टेस्ट टीम जो है अंडर बाबर, सॉर्ट ऑफ लाइक हमने T20 में भी देखा, एक टीम बनना शुरू हो गई थी, एक कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो गया था, टेस्ट में भी वो बन रहा है। एंड जो हमने एक चीज बाबर की देखी है वो ये है कि ही डज नॉट यूजुअली रोटेट या इस तरह कर कि, मतलब वो अपने जो मेन उनकी 11 है उसी पे रिलाई करते हैं। हमने ये वर्ल्ड कप में भी देखा था, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई चांस होगा। बट प्रॉब्लम वहां पे ये भी है कि पाकिस्तान अगर कोई 3 मैच 4 मैच सीरीज खेल रहा हो, उस तरह की सिचुएशन में भी आप रोटेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान तो ओवर एंड ओवर अगेन 2 मैच सीरीज खेल रहा होता है, तो एवरी मैच यू गो इनटू इज ऑलमोस्ट लाइक अ मस्ट विन। अगर वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज थी वो 3 मैच या 4 मैच की होती, पाकिस्तान की इतनी क्वालिटी थी कि वो सीरीज जीत जाता, बट जस्ट वन बैड सेशन की वजह से वो सीरीज दैट एंडेड अप बीइंग अ ड्रॉ। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं हसन की जो बात कंसिडर करूं, जिस तरह उन्होंने ऑर्डर बताया, तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा लगता है कि जब मैं सोचता हूँ इमामुल हक, आबिद अली, फिर अजहर अली, बाबर आजम, फवाद, रिजवान, और फिर नीचे आप आ जाते हैं नुमान पे और अपने बॉलर्स पे, तो यानी अच्छा। और ऑब्वियसली नुमान कैन बैट एज वेल, तो हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी टेल भी अब अच्छी बैटिंग करना शुरू हो गई, तो ये तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ। अब बट आपको लगता है कि विद द थर्ड बॉलिंग ऑप्शन शाहनवाज ढानी को भी हम डेवलप कर लें कि, अगर हम देखते हैं, अगर हम ये समझ रहे हैं कि फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हम रोटेशन करना चाहते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं शाहीन और हसन पे ज़्यादा बर्डन ना आए, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अनदर फास्ट बॉलर। आई थिंक धानी के लिए टेस्ट बहुत अर्ली हो जाएगा। उन्होंने परफॉर्मेंस सिर्फ अभी जो ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है वो T20 क्रिकेट में दी, कायद आज़म ट्रॉफी में भी अच्छे स्पेल्स किए हैं, पर आई थिंक बिफोर यू गिव हिम अ टेस्ट कैप आपको थोड़ा सा उनको और टाइम देना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। और जहाँ तक बात है कि आई थिंक डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट ज़रूर बनाएंगे। यासिर शाह भी आपके पास नहीं है, 2 स्पिनर्स के साथ आप तीसरा एक स्पिनर कामरान की फॉर्म में मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रही थी कि उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो बात की हसन ने, आई थिंक वही बात है कि बाबर ज़्यादातर स्टिक रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रैटेजी हमेशा फ़ायदा ही रहेगी हमें, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में भी हम बात करते कि अगर प्लेयर्स थोड़े से और सब यूज़ होते। सो अब आप टेस्ट चैम्पियनशिप की भी उस मरहले में है कि ऐसी टीम से मुकाबला है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ शफल कर सकते हैं। कल को आपका न्यूजीलैंड से होगा, इंग्लैंड से होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा, वहाँ तो आपकी 11 भी पूरी नहीं पड़ती, तो उधर तो आप कहीं पे भी टेस्ट कर नहीं सकते। तो जहाँ जो हम आपके ऑलरेडी खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए मौके कम है, उसी तरीके से जो नीचे से आने वाले प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करें उनके लिए भी मौके कम है। तो वो जो राइट बैलेंस क्लिक करना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कैप्टन्स ऑफ सच टीम्स, जो जब आपके पास लिमिटेड, ये बिल्कुल वो वाला हाल है जो हमारा वनडे क्रिकेट में होता था, वुमेन्स क्रिकेट का, कि मैचेस ही इतने कम होते थे, तो किसको डेवलप करें और किसको कॉन्फिडेंस दे। तो टेस्ट में पाकिस्तान टीम, मेंस टीम को वही तकरीबन से चीज़ को फेस करना पड़ रहा है, तो इट्स टफ। इट इज़ टफ। हसन, मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक पर लेता हूँ, फिर मैं आगे वुमेन्स क्रिकेट पर जाऊँगा। मुझे थोड़ा सा प्लीज़ ये बताइए, और हमारे जो नाजरीन भी सुनना चाह रहे हैं, कि पाकिस्तान की अगर हम स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस देखें तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया और कंसिस्टेंट रहे यासिर शाह के साथ,
जब यासिर शाह का थोड़ा सा रफ पैच आया, इंजरी आई, तो हमने देखा कि नुमान ने टीम में जगह बनाई एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और आपने एज एन ऑफ स्पिनर साजिद को भी आप ट्राई करते रहे, कुछ जगहों पर आपने शादाब को भी ट्राई किया। अब अगर हम स्क्वाड को देखें तो इस बार आपने बिलाल आसिफ को भी टीम में वापस आप लेके आए, जो पहले भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं एज एन ऑफ स्पिनर। तो अगर हम पर्टिकुलरली स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको नजर आता है कि पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? देखें, फ्यूचर वाली जो बात है उसमें तो वही बात आती है कि आपकी कंट्री में हिस्टोरिकली जो स्पिनर है वो बनता ही 27-28 के बाद जाके। आप सईद अजमल की बात करें, ही मेड हिज टेस्ट डेब्यू एट 30। आप यासिर शाह की बात करें, ही मेड हिज टेस्ट डेब्यू एट आई थिंक 28-29। अब्दुल रहमान मेड हिज टेस्ट डेब्यू एट 28। जुल्फिकार बाबर मेड हिज टेस्ट डेब्यू जब अपनी 30s में थे। नुमान अली मेड हिज टेस्ट डेब्यू जब अपनी 30s में थे। क्योंकि अनलेस के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक वंस इन अ जनरेशन टाइप स्पिनर हो, यूजुअली आप नहीं देखते कि स्पिनर जो है वो 21, 22, 23 पे उस तरह से डेवलप होता है। द वन थिंग यू कैन से, अभी आप देख रहे हैं काइजम ट्रॉफी में, आई नो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ पिचेस हैं, लेकिन अली उस्मान को देखा, जफर गोहर 2 सीजन पहले सेकंड या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, अभी फिर ही इज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर राइट नाउ। अगर आपने किसी को इवेंचुअली डेवलप करना है तो जफर इज सबसे लाइकली उसके लिए कैंडिडेट हैं। बट आई स्टिल फील लाइक कि अगर आप कंसिडर करेंगे पिछले साल जो आपके टॉप 3 विकेट टेकर थे काइजम ट्रॉफी के ऑन गुड पिचेस, वो नुमान अली थे, साजिद खान थे और जाहिद महमूद थे। दोज वर द 3 गाइज के, मतलब तीनों जो है बिटवीन, साजिद स्टिल इन हिज 20, जाहिद आई थिंक 31-32 के हैं, नुमान 34-35 के हैं। तो आप उन तीनों को फॉर द शॉर्ट टर्म उन तीनों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और उनको डेवलप कर सकते थे, विच इज व्हाई आई एम सरप्राइज कि बिलाल आसिफ के जो वापस लाया गया है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक बिलाल का जो 2019 वाला सीजन था, he was really good in that. I think he was the second, Numan was first, Bilal was second, Zafar was the third highest wicket takers that year. But last season ऐसा नहीं था कि बिलाल की कोई इतनी परफॉर्मेंस हो या इस तरह करके हो। तो that was what I was a little surprised by, especially considering कि साजिद पिछले साल के टॉप विकेट टेकर थे ओवरऑल, और आपके पास ऑलरेडी एक ऑफ स्पिनर है। तो मे बी देयर थिंकिंग के साजिद का एक बैकअप हो, या मे बी देयर थिंकिंग के बांग्लादेश की टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स होंगे, तो फिर इसलिए बिलाल जो है ज्यादा बॉल को टर्न करते हैं तो वो फायदा हो जाता है। तो वो तो चीज है। बट एज फार एज लाइक डेवलपिंग अ स्पिनर इज कंसर्न, अनलेस के कोई वही जो मैंने बात की वंस इन अ जनरेशन टाइप स्पिनर आ जाता है, तो हिस्ट्री यही रही है कि आप जो है प्लेयर को बेसिकली, स्पेशली ओवर द ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सकलैन मुश्ताक के बाद, इवन कनेरिया के बाद से, यू कुड से, आपके जितने भी स्पिनर्स रहे हैं वो रहे हैं जिनके पास 7-8 साल डोमेस्टिक, 10 साल डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस हो, जो मंझा हुआ स्पिनर होता है, जिसको अपनी गेम की कंप्लीट सेंस होती है, उसको आप लाते हैं, उससे आप 2-3-4 साल निकालते हैं। इवन यासिर ने भी मतलब 27-28 पे ही जाके अपना टेस्ट डेब्यू किया था। यासिर लंबा खेल गए, 2014 ऑलमोस्ट 7-8 साल से वो खेल रहे हैं। तो वो ही रहेगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए लाएंगे और उससे 5 से 10 साल जो है स्पिनर से निकलवाएंगे। एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, कि जरूरी नहीं है कि आप फोर्स करेंगे जी हमने किसी बंदे को एक प्लेयर बनाना ही बनाना है, और जी अगर कोई डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसको बिठाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ समवन्स पोटेंशियल, बिकॉज स्पिनर्स आपके जो है स्पेशली एशिया में आपको मैचेस जितवा के देते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में आप फास्ट बॉलर की बात करें, बैट्समैन की बात करें, डेवलप करने की, स्पिनर को डेवलप इंग्लैंड ने करती है अगर अपने ऑफ स्पिनर्स को, या कोई और टीम करती है, इट इज बिकॉज उनके पास कोई एज सच रिसोर्सेज नहीं है। दिस इज वन थिंग जिसमें आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, तो यू जस्ट गो विद लाइक द शॉर्ट टर्म ऑप्शन पे जाने पे कोई मसला एज सच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए अगर काम करती रही तो हम इसी तरह शॉर्ट स्पेल्स में देख सकते हैं कि हम स्पिनर से टेस्ट मैचेस में एटलीस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। कमिंग नाउ टू वुमेंस क्रिकेट, जो कि मेरे ख्याल से मेरे लिए पर्सनली आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसलिए कि अगर हम पिछले कुछ अरसे में देखें तो बहुत सी चीज़ों पर बात हुई है, बहुत सी चीज़ों को डेवलप करने की बात हुई है। अभी चेयरमैन पीसीबी ने भी आते हुए अपना फोकस जो है वो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ और क्रिकेट इन जनरल पे रखा, और उस पर ज़्यादा उनका फोकस है। तो जब हम वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट टीम जो है वो जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप क्वालिफाइज के लिए गई है, क्योंकि दे हैव टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। उसमें हमने देखा कि बांग्लादेश वुमेन से वो हार गए। आज थाईलैंड के खिलाफ हमारी जो लड़कियां थी वो 145 रन पर आउट हुई, और
सना मीर भी बार बार स्कोर चेक कर रही हैं, मैं नोट कर रहा हूँ, वो भी ज़रा परेशान है थोड़ी सी। तो इस पर मेरे ख्याल से आज थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि अब एग्रेसिवली बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि मैं कुछ पूछूं, क्योंकि इतनी एग्रेसिव लुक आ रही है, लेकिन 145 अगेंस्ट थाईलैंड। परेशान से ज़्यादा अफसोस है, शदीद अफसोस है कि अब ये दिन आ गया कि आप वनडे के मैच में थाईलैंड के अगेंस्ट 145 पे आउट हो जाएंगे। पहले तो कल इन्होंने बैटिंग में स्ट्रगल किया जब इनको टॉस जीत के बांग्लादेश ने बैटिंग का फैसला दिया। अब मुझे नहीं पता दोनों मैचेस की पिचेस में कितना फ़र्क है यहाँ से बैठ के, पर आज फिर उन्होंने पहले बैटिंग करने की कोशिश की, जबकि यही थाईलैंड की टीम लास्ट अगर याद हो जो हमने 2020 का वर्ल्ड कप खेला था, वो बारिश ने बचा दिया था। इस थाईलैंड की टीम ने हमारी टीम के ऊपर 150 कर दिया था 20 ओवर में। तो आपको पता है कि उनकी बैटिंग जब फ्री खेलती है तो वो अच्छा खेल सकती है। सो आपने अपने बैटर्स को क्यों परेशानी में डाला? जो भी थोड़ा बहुत मशा था, सुबह 9-10 बजे मैच शुरू हो रहा है, दोपहर में मैच शुरू नहीं हो रहा। तो जब भी मैच शुरू होता है कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए वहाँ पर होता है। तो पहले तो ये डिसीजन मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन चले वो आपने ले लिया। उसके बाद आप 145 पे आउट हो जाते हैं थाईलैंड के अगेंस्ट। जो भी पिच हो, जैसी भी कंडीशन हो, आई थिंक आपकी वुमेंस क्रिकेट में जहाँ पे एक एवरेज स्कोर 250-260 पे चला गया है, वहाँ पे अगर हम थाईलैंड और नामीबिया और इस टाइप की टीमों से भी अगर हम 145 पे आज करके जीत भी जाते हैं, मुझे नहीं पता इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, पर अगर हम जीत भी जाते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा वरीइंग साइंस हैं। आपके जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली लड़कियां हैं वो 7वें-8वें नंबर पे आ रही हैं। ओपनर आपका कोई कंफर्म नहीं है, किसी दिन आप आयशा जफ़र से करा लेते हैं, किसी दिन जवेरिया खुद ऊपर आ जाती हैं, किसी दिन सिद्रा अमीन आ जाती हैं। आपका इतनी अरसा हो गया, 2 साल इस टीम को हो गए हैं इस नई सिलेक्शन कमेटी के अंदर, कम से कम ओपनर्स तो आपके पास कंफर्म हो जाए ना वनडे के। मैच बाय मैच, ऑपोजिशन बाय ऑपोजिशन आप अपने ओपनिंग स्लॉट्स को बदलते रहते हैं। इस एक मैच के ऊपर, एक मैच की बेसिस पे आपका ओपनर भी चला जाता है, पूरी टीम नहीं हो जाती है। कल सिद्रा नवाज कीपर नहीं थी, आज सिद्रा नवाज कीपर हो गई है एक मैच की उसके ऊपर। सो आई थिंक ये चीज़ अब वुमेंस क्रिकेट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो इसी वजह से पहले भी जब मेरा विजन नहीं, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट मेरे लिए हमेशा से पैशन था, ये कभी भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से मैंने पैसा कमाना था। तो जहाँ मेरा विजन टकराया, तो चाहे मुझे ए कैटेगरी देते या A+ कैटेगरी देते, मैं नहीं रह सकती थी वहाँ पे। और इसी वजह से मैंने तब छोड़ी क्रिकेट, के मुझसे नहीं देखा जा रहा था जो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे, और वो डायरेक्शन अब हमारे सामने आती हुई नज़र आ रही है कि आप वनडे क्रिकेट में जिसमें आप टॉप 5 में पहुँच आए थे, जिसमें आपने वेस्ट इंडीज़ को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, उसमें आज आप थाईलैंड और बांग्लादेश से भी हारते हुए मतलब जीतते हुए आपकी समझ नहीं आ रही कि कैसे जीतेंगे। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं पिछले 2 सालों में, इसका कोई ना कोई जवाबदेह ज़रूर होना पड़ेगा और अब जवाब लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमने अभी भी वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर ध्यान ना दिया तो बांग्लादेश, थाईलैंड भी आपसे आगे निकल जाएंगे। ये बातें मैं आज से 2 साल पहले करती थी तो किसी को समझ नहीं आती थी, आज हमारे सामने वो बातें आ गई। बिल्कुल, आज आप वो बात करेंगी तो उससे रिलेट करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमें नज़र आना शुरू होगी। जैसा कि हमने पहले भी कहा, हसन प्रोडक्शन स्टाफ की तरफ से ये कहा गया अभी कि मेंस क्रिकेट हो गई है तो अब वुमेन्स क्रिकेट भी हो जाएगी, बट जो सना कह रही है, आपको लगता है कि अब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आ गया और बड़ी एग्रेसिव अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जो अब नई वुमेन्स क्रिकेट की हेड है उनको उतना टाइम नहीं हुआ आए हुए, लेकिन आपको एटलीस्ट कोई ऐसा लाना चाहिए जो बैकग्राउंड को समझे, ग्रास रूट पे चीज़ों को समझे और वो मॉडल इंप्लीमेंट करे जो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल है। आई थिंक अभी जैसे सना ने बात की, आई थिंक प्रीटी मच जो जहां तक टीम की बात है, शी कवर्ड ऑल द बेसिस। मैं इसीलिए आई वांटेड द आंसर इस लिहाज से जो सना ने ऑलरेडी दे दिए, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट द नंबर्स आज। तो पिछले 20 वनडेज में ये पाकिस्तान का सेकंड लोएस्ट स्कोर है, और इसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड के, विच इज लाइक 2018 के बाद से आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला, आपके ऑलमोस्ट 8-10 मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं, जो दोनों टीमें आपसे बेहतर टीम है, बट देन लूजिंग टू बांग्लादेश। और आज अगर आप जीत भी जाते हो तो दिस इज नॉट लाइक एन एनकरेजिंग साइन कि यहाँ से अगर आप डेवलप करके आगे मतलब वर्ल्ड कप पे क्वालिफाई भी कर जाते हो, दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ थिंग कि जिसके ऊपर कोई इतनी आप फाउंडेशन जो है कि कोई आप बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज 145 अगेंस्ट थाईलैंड, एक ऐसी टीम जो T20 रैंकिंग में ठीक है टॉप 10 में, बट वनडे में दे आर नॉट इवन इन द टॉप 10 इन द वर्ल्ड। आपकी सना ने बात की 5 से 6 से अब आपकी 7 रैंकिंग हो गई है, इट्स ड्रॉपिंग डाउन, तो दैट इज अ वरिंग साइन फॉर यू। और जहां तक बात, आई थिंक के सना कैन लाइक एलैबोरेट ऑन दिस फर्दर कि लाइक हाउ इट केम टू बी इन। लेकिन वही बात है कि आप PSL वुमेन्स PSL की बात करते हैं, जो और चीजों की बात करते हैं,
इट्स ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक कल्चर हमने हॉकी में भी देखा, हमने इवन अपनी मेंस क्रिकेट टीम में भी देखा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ तभी आती है जब बिल्कुल कोई एक डिजास्टर स्ट्राइक कर लेते हैं। हम कभी भी कोई प्रीएम्प्टिव चीज नहीं करते, हम कभी भी परहेज के हिसाब से नहीं करते, हम हमेशा इलाज की तरफ जाते हैं। क्या इवेंचुअली इट विल बी लाइक जब आप किसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना कर पाए तभी शायद कोई रिएक्शन आए, बिकॉज अदरवाइज तो बस वो मतलब एक गो विद द फ्लो वाली मेंटालिटी चलती रहती है। एंड उससे हमने यही देखा है कि वो बाकी दुनिया अगर डेवलप कर रही है तो आप स्टैग्नेट कर जाते हो। और स्टैग्नेशन से ज्यादा जो सना ने बात की एज फार एज टीम बिल्डिंग इज कंसर्न, कि आप किसी भी टीम को देखो, आप द रीजन व्हाई बाबर वाज स्टिकिंग विद हिज वर्ल्ड कप में टीम या अपनी टेस्ट टीम के साथ था, क्योंकि पाकिस्तान की मेंस की भी हिस्ट्री ये रही है कि कोई भी प्लेयर डोमेस्टिक का या पीएसएल की या अपनी पोटेंशियल की परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं देता, क्योंकि आपको अपने रोल की कंसिस्टेंसी का नहीं पता होता था। एंड द रीजन आपने इस तरह परफॉर्म किया, द रीजन व्हाई फखर एंडेड अप परफॉर्मिंग, मलिक एंडेड अप परफॉर्मिंग, या हुएवर रिजवान एंडेड अप परफॉर्मिंग, कोई भी परफॉर्म कर रहा था तो इसलिए कर रहा था बिकॉज उनको उस तरह से बैकिंग मिलती थी। बट जैसे सना कह रही है कि अगर आप एक मैच के रिएक्शन के ऊपर कंप्लीटली हर चीज ऊपर नीचे कर दें तो आपका जो अच्छा प्लेयर भी होगा, जो आपकी अच्छी प्लेयर भी होगी, वो भी नहीं परफॉर्म करेगी, बिकॉज कंफ्यूजन में या आपके दिमाग में जब बहुत ज्यादा थॉट्स हो तो फिर आई हैव नेवर सीन क्रिकेटर छोड़े कोई भी स्पोर्ट्समैन कामयाब होते हुए जब वो एक कंफ्यूज्ड मेंटालिटी के साथ खेल रहा। बट दिस इजंट लाइक इस टीम के साथ या इस की स्ट्रैटेजी के साथ, दिस इज लाइक मेंटालिटी जो राइट फ्रॉम द टॉप आती है थ्रू आउट एवरीथिंग। कि हम पिछले भी कुछ महीने में बात करते हैं कि ये वो मुल्क है जहाँ पे प्राइवेट जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं दे हैव मोर मनी, या उनकी ज्यादा पजीराई होती है। इवन आपके जो पीसीबी के टूर्नामेंट्स हैं, तो दैट हैज टू डू विद द फैक्ट कि आपकी ओवरऑल इट्स नॉट योर प्रायोरिटी। एंड आई फील लाइक आपको कोई डिजास्टर आपको स्ट्राइक करेगा तभी आप रिएक्ट करोगे यार ये तो मतलब पानी सर से ऊपर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की सना। दो चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ अभी, और पहली तो ये कि चलें अगर मैनेजमेंट में हमें सीरियसनेस नहीं या विजन नहीं नज़र आ रहा, या लड़कियां जो हैं वो थोड़ी सी मैच्योर हैं, या आप जिस तरह कहा कि थोड़े एकदम से हंगामी फैसले हो गए, तो फिर डेविड हेम क्या कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे बड़ा सवाल है मेरे जहन में कि क्या लीडरशिप क्राइसिस को अगर रिजॉल्व किया जाए तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कि क्या एक ऐसी तगड़ी कप्तान ले आएँ जो आते ही बस जिसको पता हो हाँ मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, ये होगा वो होगा, जैसे कि मेंस क्रिकेट में हमने थोड़ी सी बेहतरी देखी। एंड दैट बीइंग सेड कि अगर वो वैसा भी नहीं होता और कोचिंग स्टाफ से नहीं होता, तो क्या फिर हम मेंटोरशिप की तरफ आ जाएं कि टीम के साथ एक ऐसा मेंटोर लगा दिया जाए जो एटलीस्ट वो विजन तो लेकर आए जहाँ पे लगे कि एग्रेसिवली चीज़ों को बेहतर करना। देखिए मेरे नज़दीक क्रिकेट बड़ी सिंपल है, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इट्स अ कैप्टन्स गेम। ये गेम ही कप्तान की है। आपने कप्तान पहले फाइंड आउट करना है कि कौन किसको हम अगले 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपका माइंडसेट है आपने उस पर चलाना है, और फिर उससे आपने टीम कुछ आगे चलवाना है। पिछले 2 सालों में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था, कप्तान का पावर्स ले ली गई थी, जो मेरे साथ भी इशू आया या इससे पहले भी था कि कैप्टन के पास कोई पावर नहीं है। तो जब कैप्टन के पास पावर नहीं होती वो टीम को खटा भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेयर्स उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो एक अलग चीज़ है। दूसरा, विजन नहीं है। जब हम प्लेयर्स को डेवलप करने जाते हैं, एक ही तरह के 4 प्लेयर्स हम उठा के ले जाते हैं, फिर हम एक ही जगह पे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ नाम ऐसे चले कि जहाँ पे कहा गया कि फेवरेटिज्म की वजह से टीम के साथ रखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंसेस। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे आ रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने, जिस वक्त मैं भी कप्तान थी, बड़ी बड़ी तनकीदें की, और बहुत सी हमारी जब डायरेक्शन, जब हम 8 लड़कियां मेरी आईसीसी की रैंकिंग में थी, तब भी टीम तोड़ी आके कि जी ये ग्रुपिंग हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली जब आप वो तो ग्रुपिंग आपको टॉप 8 में ले दी, हाँ, और तो अब मसला ये आता है ना कि वो शेर आया, अब शेर आ गया, हाँ। अब आ गया शेर, अब प्रॉब्लम है यहाँ से टीम को निकालना। तो बहुत ही सैड बात है इस वक्त जो इस वक्त हालत में वुमेन्स क्रिकेट है। मैं जब से छोड़ा है क्रिकेट, मैंने दूरी अख्तियार की है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नए कप्तान हैं, नए कोचेज़ हैं, वो अपना काम करें, मेरी इंटरफेरेंस किसी किस्म की ना हो। पर जब बिल्कुल डेस्परेट होकर 2-3 लड़कियों ने बातचीत की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी नज़र आता है, कोई रोल डेफिनेशन नहीं है, जिसके ऊपर मैंने स्टैंड लिया था कि जब तक आप रोल डेफिनेशन नहीं होगी, मुझे आप बताएं मेरा काम क्या है इस टीम के अंदर। वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ, और इसी तरीके से बाकी प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं है, एक दिन नया बॉल करना है, एक दिन पुराना बॉल करना है, एक दिन 6 नंबर जाना है, अगले दिन 4 नंबर जाना है, एक दिन ओपन करना है, अगले दिन 5 नंबर खेलना है। जब इस तरह की माहौल आप बना देंगे, जब इनसिक्योरिटी आप रीप करेंगे, जब आप
सिक्योरिटी रीप करेंगे तो हर बंदा डर के खेलेगा, वो टीम के लिए कभी भी नहीं, वो ना लड़के खेलते हैं ना लड़कियां खेलती हैं। तो जो हसन ने बात की कि टीम्स बनती हैं सिक्योरिटी से, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश होने से, इस टीम में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, और बहुत इस वजह से मुझे दुख होता है, और इसीलिए मैं दूर से अब देखता हूँ। अब मैं आपको मजे की बात ये बताता हूँ और हमारे नाजरीन के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस ये आ रही थी कि सना को कहें बहुत ज़्यादा सीरियस है तो थोड़ा सा ज़रा स्माइल करें, जितनी वो इस चीज़ पर पेन ले रही हैं आप शुक्र करें कि कोई चीज़ नहीं पड़ी जो मारी नहीं उन्होंने अभी तक। तो इस लेवल तक मारने वाली मैं हूँ इस लेवल तक एग्रेसिवनेस मेरे ख्याल से अब आ जानी चाहिए, क्योंकि रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी हैं, बड़े एक स्ट्रिक्ट स्टांस के साथ आ रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट को पहले रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बाद मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छा होता है जब आप अपने वर्स्ट टाइम्स पर होते हैं तो चीज़ें ज़रा ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हैं। तो लगता यही है कि उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि चीज़ें अब एग्रेसिवली बेहतर होंगी। बट इसके साथ साथ और भी अगर चीज़ों पर बात करें तो हॉकी की भी हमने कहा था हम बात करेंगे। FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर इंडिया में जो है वो 24 तारीख से शुरू होगा और उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान का भी एक कंटिजेंट है जो वहाँ पर पहुँच चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस गेम भी एक इंडिया और कनाडा की हुई, पाकिस्तान की टीम ने एक प्रैक्टिस पेनल्टी शूट आउट में भी हिस्सा लिया। ये लड़के जो थे ये कैंप का भी हिस्सा रहे और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हॉकी जो है उसके स्ट्रक्चर को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव किया जा रहा है तो अब हम वो स्टैंडर्ड्स दोबारा से मीट कर सकें। और ऑब्वियसली अगर जूनियर की बात करें तो यही आपकी नर्सरी है, यहीं से आपने चीज़ों को इम्प्रूव करना है और इस पर हम चाहेंगे कि हम और ज़्यादा डिटेल ले सकें। हमारे साथ अब स्पोर्ट्स 360 में मौजूद हैं, ही इज़ द मेंबर ऑफ द PHF सिलेक्शन कमेटी, इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी रहे हैं। 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन अयाज महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी जी। सर गुड टू हैव यू। बड़े एक ऑनर की बात है जब भी हम हमारे हीरो से बात करते हैं। सर आप मेंबर भी रहे सिलेक्शन कमेटी के, तो हमें सबसे पहले तो बताइए सर कि हमारे जो ये यंग लड़के हैं ये उस वर्ल्ड कप के लिए तो पहुंच चुके हैं, बट इससे अगर हम इसका एक प्रीटेक्स्ट ले लें तो इनकी तैयारी, इनका कैंप और जो इनका स्ट्रक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसके ऊपर। ये हमारा जो पूरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट हुआ 2019 से, और इसके अंदर हमने जूनियर चैंपियनशिप स्टार्ट की। जूनियर चैंपियनशिप से हमने लड़के पिक पॉइंट करने शुरू किए। उसके बाद फिर एयर मार्शल नूर खान हॉकी टूर्नामेंट हुआ 2020 के अंदर। उसके बाद फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप एक हुई, फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुआ, नेवल चीफ हुआ, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हुआ, फिर उसके बाद KPK लीग हुआ, और इन बिटवीन जो है हमारे ट्रेनिंग कैंप्स भी लगते रहे और फिटनेस कैंप भी लगता रहा पेंडेमिक के अंदर। इसके अंदर हमने जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंप्राइज करती है जूनियर मंजूर जूनियर साहब हैं, कलीमुल्ला है, वसीम फिरोज, नासिर अली, खालिद हमीद एंड माई सेल्फ। और हमने, आप यकीन करें कि इन लड़कों को एक टूर्नामेंट में नहीं, ये जितने टूर्नामेंट्स के मैंने नाम लिए हैं इस टूर्नामेंट्स के अंदर हम इन लड़कों को देखा है। एक मैच नहीं देखा, हमने इनके तकरीबन 10-10, 12-12 मैचेस देखे हैं और आइडेंटिफाई किया है इन बच्चों को। हमने कोई तकरीबन इन टोटल जो है 55 लड़के जो हैं हमने आइडेंटिफाई किए थे फॉर द जूनियर चैंपियनशिप एंड फॉर द जूनियर कैंप इवन। उसके अंदर से फिर ये हमने 18 लड़के निकाले हैं एंड बिलीव यू मी कि ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और हमारा जो फ्यूचर हमें हॉकी का लगता है वो बड़ा ब्राइट है इन लड़कों के साथ। और जो स्टैंड बाय लड़के हैं हमारे, ये पाकिस्तान की हॉकी इन्हीं पे डिपेंड करती है एंड होपफुली दे विल गिव अ वेरी बिग सरप्राइज इन दिस जूनियर वर्ल्ड कप। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। सिर्फ जो हमारा सेटबैक है वो ये है कि इन बच्चों का इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि पेंडेमिक के अंदर कहीं हम जा नहीं सके, इनको कोई इंटरनेशनल इवेंट्स मिले नहीं बच्चों को। और ये अभी जो पहली दफा गए हैं भुवनेश्वर, वहां पे जाके चिली से ये पहला मैच खेले हैं जो इन्होंने 3-0 से जीता है। उसके बाद फिर ये कनाडा से खेले हैं, उससे कनाडा से ये 1-0 जीते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट बच्चों ने जाके जो फर्स्ट 2 मैचेस हैं, जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, वो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं इसके साथ साथ आपको अभी एक और ब्रीफ कर देता हूँ इसके अंदर ही कि 2019 से जब हमने ये सिलेक्शन कमेटी जो जिसके अंदर वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं और ओलंपिक चैंपियंस भी हैं 84 के सारे, हमने इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, जब ये मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर गोल बड़े होने शुरू हुए, हमारी जो रैंकिंग है वो डिटीरिएट करती पीछे चलेगी, तो हमने
जब एनालाइज किया तो पता ये लगा कि हमारी जो अटैकिंग हॉकी, जो हमारा एक हमेशा हम पाकिस्तान उस जिस तरीके से खेलता था, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये 2019 से हमने कोचेस के साथ बैठे, उनके पैनल्स के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे, और हमने इनको कहा कि देखें ये सोल्यूशन है ही नहीं। अब जब तक हम अपना रिवायती खेल, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि अटैकिंग हॉकी है, बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो हमने इन बच्चों को ये सिखाया है कि हमने अब अटैकिंग हॉकी खेलनी है, हमने वापस आना है, हमने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज लेनी है, हमने गोल स्कोर्स करने हैं। जब तक हम गोल स्कोर नहीं करेंगे, हम कैसे पोडियम पे वापस आएंगे? तो दिस इज अ गुड साइन कि दीज बॉयज हैव पिक्ड अप वेरी वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेल। जो फैसिलिटीज फेडरेशन अपने सोर्सेज के अंदर रहते हुए इनको प्रोवाइड कर सकती है, वो इन्होंने किया है। ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर हैज डन अ वंडरफुल जॉब। सिलेक्शन कमिटी इज देयर, वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। हमसे पूछते भी हैं, बच्चे भी पूछते हैं आके कि जी व्हाट टू डू दिस, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो यही है कि मेहनत है, मेहनत करते रहें। एक दो जगह पे जहां पर हम फील करते हैं, वहां पे भी अभी हमारी जो अपना कोचेस थे उनसे हमारी बात हुई थी कि फिटनेस जो है वो हम स्लाइटली और बेहतर चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए। इट इज आइदर फॉर द जूनियर साइड और फॉर द सीनियर साइड, कि हम चाहते हैं कि भी फिटनेस लेवल जो है उसको थोड़ा सा और बेहतर करें हम। ये है जी हमारा पूरा जो हमने इस जूनियर टीम को सिलेक्ट किया है, भेजा है, एंड वी आर होपफुल कि दे विल गिव अस अ गुड सरप्राइज जी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर, यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। अयाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे, मेंबर हैं सिलेक्शन कमेटी के भी और ओलंपियन भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। लेकिन यही जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं यही सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने आंसर कर दिया कि जो द गैप बिटवीन हॉकी बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान और जो इंटरनेशनल लेवल पर इवॉल्व हो गई है वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर अच्छा है कि हमारे बच्चों को इसी तरह एक्सपोजर मिलता रहा और पेट्रनेज पाकिस्तान हॉकी की सही हाथों में चलेगी, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से कंपेरेटिव टूर्नामेंट्स 2019 से ऑर्गेनाइज कराए गए इवन ड्यूरिंग कोविड। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कंपेरेटिव हॉकी होगी उतने अच्छे हमें जो है वो प्लेयर्स मिलेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेफिनेटली पूरी टीम की तरफ से और मेरे ख्याल से पूरी कौम की तरफ से इन बच्चों के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं भी हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करें और हॉकी वर्ल्ड कप जीत कर लाएं और पाकिस्तान को वापस उस मुकाम पर पहुंचाएं जहां पर पाकिस्तान रहा है हॉकी में। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यार साहब ने ये भी की कि वापस अपनी अटैकिंग हॉकी लेकर आनी पड़ेगी, डिफेंसिव साइड पर ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि पाकिस्तान की एक अगर हम बात करें ट्रेडिशनल हॉकी जो है वो अटैकिंग हॉकी रही है। इसके बाद फुटबॉल पर आते हैं। फुटबॉल की दुनिया में आपको बताया कि सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल यही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने कोच को सैक किया। ओले गुनार सोल्शायर ने जो है वो क्लब से जाते हुए एक प्रमोशनल वीडियो भी, एक गुड बाय वीडियो जिसको आप कहें, फेयरवेल वीडियो में भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। इमोशनल भी रहे काफ़ी। जो टास्क उनको दिया गया था, जो लोग कहते हैं कि वो उन्होंने रीबिल्डिंग फेज़ में तो वो ले आए आगे, वो नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो अब क्या करना है। पोचेटिनो की भी कुछ खबरें आ रही थी, तो देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन यह है कि सो फार लोग तो अभी तक मिक्स्ड ओपिनियन से ही गए। हसन, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट था कि जो उनको जब वो आए थे, जो टास्क था जो बड़ा मोन्यूमेंटल था, उसको वो अचीव कर पाए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो टीम में होनी चाहिए थी वो नहीं रही। तो आपके क्या कमेंट्स होंगे इस बारे में? आई डोंट नो कि उनके टास्क तो ये था उनका कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को दोबारा एक रिवाइवल करने उस पोजीशन पे लेके आए जो कि थ्रू आउट द 90s 2000 में थ्रू फर्गुसन का सारा एरा जो उनका था। तो यू कुड से कि उन्होंने मतलब कि एक वाइब अच्छी कर दी मोरिनियो के बाद, जो कि आपको चाहिए होता है, बट आल्सो के टीम में मतलब कि कुछ जो यंग प्लेयर्स है, रैशफोर्ड हो गया या लूक शॉ हो गए या इवन स्कॉट मैकटोमिने टू एन एक्सटेंट हो गए, उनको थोड़ा डेवलप किया। बट उनका जो सबसे बड़ा इशू ये था कि काफी जो उनकी मेजर साइनिंग्स थी, ब्रूनो फर्नांडिस साइड भी, वो उस तरह से डेवलप या परफॉर्म नहीं कर सकी। बट इट्स आल्सो द फैक्ट कि ओले ओनली हैड, उसके पास वो नौकरी इसलिए थी बिकॉज ही वाज एसोसिएटेड विद दैट क्लब। अगर आप बाकी सारे बिग क्लब्स देखें इंग्लैंड में, तो टोखल को देखें, क्लॉप को देखें, गार्डियोला को देखें, स्पर्स ने भी अब कॉन्टे को ले आए हैं। So they're all like established world-class managers. They are probably 4 of the 6 to 10 best managers in the world. तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वहां पे लैग कर रही थी in terms of transfer spending, in terms of financial revenue, in terms even in terms of talent। को इतना फर्क नहीं है उनका इन तीनों टीमों से, और स्पर्स अब आ रही थी। तो और ये भी थोड़ी सी फील लाइक यूनाइटेड के एज अ क्लब कंफ्यूजन की बात दिखाई देती है कि अगर वो 3 हफ्ते पहले इनको सैक करते तो दे कुड हैव गॉट कॉन्टे। अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई कॉन्टे से बेहतर मिलेगा। बात चली कि पोचेटिनो को
PSG से वापस लेकर आए और वो भी शायद उतना खुश नहीं है बिकॉज इतने बड़े ईगोज के साथ वो डील कर रहे हैं। तो अगर वो पोचेटिनो को ले आते हैं तो फिर मे बी आप कह सकते हैं कि वो इट्स ऑल वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन अगर पोचेटिनो नहीं आते या अगर जिदान वापस मैनेजमेंट में नहीं आते तो आई डोंट नो कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ से जाते भी कहाँ हैं। थोड़ा सा एक कंफ्यूज क्लब दिखाई देता है। इवन हमने पहले भी बात की द वे दे प्ले के उन्होंने रोनाल्डो को इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ प्ले में फिट करता है, बल्कि इसलिए खरीदा बिकॉज ही वाज अवेलेबल। तो पॉगबा और फर्नांडेज का मतलब एक साथ खेलने के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर दैट, बट इस वक्त एक हेड कोच, एक बड़ा हेड कोच लाना और उसको एम्पावर करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हसन ने कि अब वो चीज़ें तो हैं लेकिन उनको ब्रिज कैसे किया जाए। और ऐसे मौके पर सना ये आपको लगता है ये गैम्बल ही होता है, दोनों तरफ जा सकता है कि जब आप मिड सीजन में अपने मैनेजर या कोच को सैक करें तो या तो वो अगला आते ही कोई मिरेकल करे, ये आप होप करें, या फिर आप होप करें कि किसी तरह भाई सीजन गुजर जाए तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। भाई इस मामले में पाकिस्तानी सबसे बेस्ट है, ये तो कहना पड़ेगा। वर्ल्ड कप से हमने 5 दिन पहले सब कुछ चेंज किया और देखें क्या ज़बरदस्त। आई थिंक बात लीडरशिप की एंड पे आ जाती है। आपके पास कोई भी रिसोर्सेज हों, लीडर की पहचान ही उस बात से होती है कि वो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करता है। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में इनके पास रिसोर्सेज तो बहुत थी पर उनसे मैनेज उस तरह नहीं हो पाया जिस तरह के इवन दूसरे अगर आप क्लब्स को देखें जहाँ पे इतने बड़े नाम नहीं हैं पर फिर भी वहाँ पे रिजल्ट्स इससे बहुत बेहतर है। और मेरे ख्याल से वो जो बात पता चली कि जो आखिरी गोल भी किया सेकेंड हाफ में वैन डर बीक ने, जिनको इन्होंने पूरा सीज़न खिलाया नहीं, वो सब में आके उन्होंने ही गोल कर दिया। तो वो एक और ही इनके साथ बुरा हुआ कि सैक भी हो गए और जिनको खिला नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे कि इनको खिलाना है, उसने आके गोल भी कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं व्हेन जब थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। जो भी आपसे गलतियाँ एज ए प्रोफेशनल होती हैं, हम सब से होती हैं, वी ऑल लर्न इन आवर प्रोफेशनल करियर। आप हसन की बात से एग्री करती हैं कि अब जो स्पोर्ट्स के डायनामिक्स आ चुके हैं, आप यूँ नहीं कर सकते कि अगर किसी ने, जैसा कि हम पाकिस्तान में मोस्टली करते हैं कि यार अगर किसी ने बहुत अच्छा ऑरा एक टीम के साथ या एक क्लब एनवायरनमेंट में गुजारा है, वो उसका ऑलमोस्ट एक लेजेंड है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि उसी को कोच बना दो, उसी को मैनेजर बना दो, वो डिलीवर कर दे। अब क्योंकि एनालिटिक्स डायनामिक्स इतने इन्वॉल्व हो गए कि यू नीड अ प्रोफेशनल फॉर द जॉब। प्रोफेशनल फॉर द जॉब एंड इट डिपेंड्स। अब देखिए सकलैन मुश्ताक अपने अगर हिसाब से देखें एज ए बॉलिंग ही वाज द टॉप बॉलर, पर उन्होंने बीच में बहुत सा टाइम गुजार के वापस वो एज अ वेरी मैच्योर कोच आए हैं। मेरी उनसे जो भी इंटरेक्शन रही है बहुत ज़बरदस्त उनकी जो कोचिंग की रही है, तो वो एम्पावर करते हैं। उसके बरक्स जब हम मिसबा उल हक को लाए, नो डाउट वो एक अच्छे बहुत अच्छे प्लेयर थे, अच्छे कप्तान थे, पर उनको अब बहुत जल्दी ले आए। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उस इंसान की ग्रोथ का एक टाइम होता है और एज ए प्लेयर जो आपकी ग्रोथ का टाइम है वो एक अलग टाइम लगेगा, और एज ए कोच जो आपकी ग्रोथ का टाइम है, कुछ लोग उसको बहुत जल्दी पार कर लेते हैं पर कुछ लोगों को टाइम लगता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग उस वक्त किस डेवलपमेंट स्टेज में, क्योंकि कोचिंग में अगर आपके अंदर ईगो है सबसे ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि उस्ताद का काम है। तो अगर उस्ताद में तकब्बर होगा ना तो वो नहीं वो बैठ नहीं सकती, वो मामला सही बैठता नहीं है। तो एज अ कोच आपके अंदर ईगो लेवल जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होना पड़ता है। और इसीलिए बहुत दफ़ा ऐसे होता है जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो जाके अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके ईगोस क्लैश कर जाते हैं, वो हर चीज़ पर्सनली ले जाते हैं। क्योंकि एज अ प्लेयर आपकी ट्रेनिंग होती है कि जो भी गलत हो रहा है आप अपने आप से आंसर ढूंढो कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। जो वो मैं होती है एज ए प्लेयर तो आपके काम आती है, पर एज ए कोच ज़रूरी नहीं कि एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ यू। सो आपको यू हैव टू लुक आउटसाइड योर सेल्फ। तो ये बिल्कुल डिफरेंट फिलोसफी है और आई थिंक उसमें अब देखना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि ऑब्वियसली अब मिड सीजन में इनको ये करना पड़ा है। तो बट आई थिंक पाकिस्तान से नोट्स ले लें, पाकिस्तान से नोट्स ले लें मेरे ख्याल से। बिल्कुल। बट अच्छा, आपने ईगो की बात की, उससे मुझे एक चेयरमैन का वाकया याद आ गया जो आप कल बता रही थी, बट छोड़ें, खैर वो एक और चीज़ है। हसन, मुझे पता है कि एक सर्टन सेट ऑफ लोग हैं जिनका नारा है कि ग्लेजर्स आउट। तो अब मैं तो डायरेक्टली यही पूछना चाह रहा हूं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा या इस तरह चलता रहेगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्लब के लिए? I feel like कि वो the tragedy of like English football is कि उन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता कि उन जिनकी आप बात कर रहे हो उन्होंने like मैनचेस्टर या दूसरे जो बेसिकली क्लब्स वगैरह, it's not like that is where German football जो है, बेशक वो चैंपियंस लीग लेवल पे बाय द साइड उस तरह से कम्पीट ना कर पाती हो, इस तरह ना करती हो, बट यू स्टिल फाइंड कि वहाँ के जो फैन बेसिस हैं दे आर हैप्पियर बिकॉज वो हमेशा उन्हीं के क्लब रहेंगे। तो अगर आप
ग्लेजर्स आउट तो आज से 10-12 साल पहले से भी चल रहा है। माइक एशली 10-12 साल निकाल के, जबकि जितने भी न्यूकासल के सपोर्टर्स यू वुडंट फाइंड, कुल मिला के आपको शायद 100 बंदा नहीं मिलता जो उनके फैंस होते। तो ये एक प्राइवेट ओनरशिप विद योर क्लब, उसमें हमेशा ये मसले तो रहेंगे। आपने अनलेस कि आपका वो जर्मन मॉडल हो या फिर आपका रियल मैड्रिड बार्सिलोना वाला मॉडल हो विच इज इलेक्शन बेसिस के ऊपर, उसके अलावा तो हमने मतलब ये आपका एज अ फैन आपको बर्दाश्त ही करना पड़ता है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। या ये तो आपकी फैंडम खत्म हो जाती है या फिर बेसिकली वही जैसे मैंने बात की बर्दाश्त कर सकते हैं। और मोस्टली यूनाइटेड के फैंस ने ओवर हिस्ट्री बर्दाश्त ही किया है ओवर द पास्ट 10-15 सालों में। और ग्लेजर्स की भी उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी समझ आती है, बिकॉज ग्लेजर्स की प्रायोरिटी ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड दुनिया का सबसे बड़ा, फाइनेंशियली दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है, बेशक कंपेटिटिवली वो उस तरह से कम्पीट ना कर पाए। तो वो जो चीज है वो तो आप लाइक दैट इज देयर, और लाइक वो एक जो मॉडर्न फुटबॉल कैपिटलिज्म है उसका हिस्सा है, और उसका आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट देखना अब यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो सीज़न को कैसे सर्वाइव करता है। अगर उन्होंने ये डिसीजन लेना था तो क्या वो सीज़न से पहले ले लेते, ताकि जो भी आता उसको इतना टाइम मिल जाता कि वो इस सीज़न को थ्रू कर देता। बट ऑब्वियसली आई थिंक कुछ चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफोल्ड हो ही जाएंगी। कमिंग टुवर्ड्स आवर फाइनल टॉपिक जो कि है फार्मूला 1, और फार्मूला 1 में जब बात करें तो कतर की ग्रांड प्री थी, लुइस हैमिल्टन ने एक बार फिर डोमिनेट की, तो ब्राज़ीलियन ग्रांड प्री, फिर कतर की ग्रांड प्री, और मैक्स वर्स्टैपन से जो उनकी एक चैंपियनशिप लीड चल रही है उसमें उन्होंने अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में लेकर आए। ये अब क्या किया जब गाड़ी का टेस्ट कराया जाए सना, मतलब इतनी डोमिनेंस किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में एक इंडिविजुअल के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर देती है। आई थिंक इससे ये साबित होता है कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। शूमेकर जिस वक्त एक टाइम था जब वो जीता करते थे, तो मुझे याद है उस टाइम पे मैंने ज़्यादा F1 फॉलो किया एज़ कम्पेयर टू आजकल जो मुझे कम टाइम मिलता है। तो वो जब देखो तो शूमेकर जीत रहा होता था, और हम लोग वो नीड फॉर स्पीड और इस टाइप की जो भी गेम्स खेलते होते थे हर बंदा शूमेकर बना होता था। तो आई गेस हैमिल्टन ने वो वाली टाइटल तो अपने नाम कर ही लिया है एज़ कम्पेयर टू आजकल के एरा में, बट ऑब्वियसली ही इज़ सर्चिंग फॉर दैट 8th टाइटल। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली वो मोटिवेशन भी है, और बहुत बड़ी बात है किसी भी स्पोर्ट में इस तरह का डोमिनेट करना, उसमें बहुत सी मेहनत पीछे होती है। हम लोग को तो वो नज़र आ रहा होता है कि भाई अब रूटीन का काम है, हर दफ़ा यही बंदा कर रहा है, पर उस बंदे की उस जगह पर कंसिस्टेंट रहने के पीछे जो मेहनत है वो अक्सर नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए, और कभी हमें इस तरह का एक प्रोग्राम भी करना चाहिए जो हम इन लोगों के लाइफ स्टाइल्स के ऊपर और इन लोगों के वर्क एथिक्स के ऊपर भी ज़रूर बात करें कि जो इस तरह के चैम्पियंस होते हैं जो अपनी स्पोर्ट की हिस्ट्री को बदलते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हसन, वेरी क्विकली फाइनल थॉट में आपसे ये लेना चाहूँगा कि वर्स्टैपन और हैमिल्टन की तो हम बात कर रहे हैं, बट बहुत अरसे बाद हमने देखा कि पोडियम के ऊपर फर्नांडो अलोंसो ने भी फिनिश किया, और उन्होंने स्टेटमेंट भी ये दी कि आई एम रेडी टू चैलेंज देम फॉर द टाइटल। तो बड़े अरसे बाद एक अच्छी कंपेटिटिवनेस नजर आई आपको भी F1 में। राइट, हसन से मेरे ख्याल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, बट सना मीर जी उस पर भी आप ये देखेंगे जी हसन का अपना हाँ मैंने कहा कि चलें, हसन से बात नहीं हो पा रही, बट डेफिनेटली आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करें। सना मीर, बहुत शुक्रिया आपका, हसन आपका भी शुक्रिया शो में हमारा साथ देने का। बट जैसा कि हमने कहा कि अच्छा लगा, और सना ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब आप एक ऐसे रोल मॉडल बन जाते हैं कि जब भी कोई उस स्पोर्ट को खेले या उसको इमिटेट करे तो वो इमिटेट करना चाहता है कि मैं वही नाम बनूं, तो ये बताता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं स्पोर्ट में। और डेफिनेटली वर्क एथिक्स और लाइफस्टाइल और इन चीज़ों पर स्टडी एक मॉडल होना चाहिए जिससे पता चले कि क्या वो चीज़ें हैं जो इनको इतना सक्सेसफुल बनाती हैं। मेरी और टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से अल्लाह हाफिज़।